Hello everyone. We are going to start with tax rate today. आपको टैक्स रेट सीखना है फॉर द असेसमेंट ईयर 2021, दैट इज प्रीवियस ईयर 1920. आपने प्रीवियस ईयर 1920 में जो इनकम अर्न की है उस पे टैक्स किस रेट से लगेगा ये देखने जा रहे हैं. आइए, टैक्स रेट असेसमेंट ईयर 2021 मतलब कि प्रीवियस ईयर 1920, दैट मींस कौन सी पीरियड की इनकम? पीरियड 1/4/19 टू 31st March 20. इस पीरियड में जो आपने इनकम अर्न की है, आप यहां पे देखेंगे कि 3 डिफरेंट चार्ट है, 1, 2, 3. 3 डिफरेंट चार्ट है और इसमें अलग अलग रेट्स दिए हुए हैं, अलग अलग स्लैब रेट्स है. तो इसको समझने से पहले एक बात समझिए कि इंडिविजुअल को किस तरीके से डिवाइड किया गया है फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स रेट्स. एन इंडिविजुअल कैन ईदर बी रेजिडेंट और कैन बी नॉन रेजिडेंट. एक इंडिविजुअल रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट कैसे कहलाता है ये अभी आपने सीखा नहीं है, बिकॉज आपको ये सीखना है रेजिडेंशियल स्टेटस चैप्टर में. और कैसे डिटरमिन होता है, एक बहुत ही थिन लाइन की बात करें तो ये बताता है कि अगर प्रीवियस ईयर में एक बंदा अधिक दिन इंडिया में रहता है, एक स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डेज से अधिक इंडिया में रहता है, तो ऐसे में वो रेजिडेंट कहलाता है. अदरवाइज वो नॉन रेजिडेंट कहलाता है. मतलब आप इंडिया में रेजिडेंट हो कि नहीं हो ये बात डिपेंडेंट होती है नंबर ऑफ डेज ऑफ स्टे इन इंडिया पे. आप इंडिया में कितने दिन स्टे करते हो इस पे डिपेंडेंट होता है कि आप रेजिडेंट हो या फिर नॉन रेजिडेंट हो, राइट. अब फर्दर अगर आप रेजिडेंट हो तो हम 3 कैटेगरी में आपको डालेंगे. इज योर एज ग्रेटर 80 years? Greater is equal to 80 years. Number 2, is your age greater is equal to 60 years but below 80 years? और तीसरा, is your age below 60 years? कौन सी 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं? Is your age greater is equal to 80 years? Is your age greater is equal to 60 years but less than 80 years? Then is your age less than 60 years, right? नॉन रेजिडेंट के केस में ऐसी कोई क्लासिफिकेशन नहीं करेंगे, मतलब ऑल एजेस एक ही बात है, ऑल एजेस. जो 3 स्लैब थे वो किन के लिए हैं अब आपको बताएं. जो ग्रेटर इज इक्वल टू 80 years है उनके लिए है पहला वाला स्लैब. जो बुक में पहला स्लैब दिया हुआ है ये इनके लिए है. दूसरा स्लैब इनके लिए है और जो तीसरा स्लैब है ये इनके लिए है. मतलब नॉन रेजिडेंट किसी भी एज का और अगर रेजिडेंट है तो बिलो 60 years वाला, इनके लिए स्लैब 3 है. अब ये स्लैब्स में है क्या बात मैं आपको समझाऊं. देखिए, जो लोग ग्रेटर इज इक्वल टू 80 years हैं और रेजिडेंट हैं, गवर्नमेंट इनसे कम टैक्सेस ले रही है, तो बेसिकली छूट की सीमा अधिक है. एक हायर इनकम तक इन्हें टैक्स नहीं देना होता. फिर बात करें कि 60 years से 80 years, तो गवर्नमेंट इनसे थोड़ा ज्यादा टैक्स ले रही है. किनके कंपैरिजन में? इनके कंपैरिजन में. लेकिन इनके कंपैरिजन में कम टैक्स ले रही है, राइट. तो छूट की सीमा जो है वो अधिक है 80 years वालों के लिए. जो 60 years से अधिक है उनके लिए छूट की सीमा थोड़ी कम है और जो 60 years से कम के हैं उनकी छूट की सीमा बहुत कम है. और नॉन रेजिडेंट के लिए छूट की सीमा कम रहेगी इररिस्पेक्टिव ऑफ एज. यही वो 3 डिफरेंट स्लैब्स में बात कही गई है, ठीक है. तो हम लोग शुरू करेंगे कहां से? देखिए, हम लोग शुरू करेंगे पहले स्लैब से, विच इज फॉर ग्रेटर इज इक्वल टू 80 years. आइए देखते हैं. फॉर रेजिडेंट
वेरी सीनियर सिटीजन, वेरी सीनियर सिटीजन किसे कहा जाता है? वेरी सीनियर सिटीजन उन्हें कहते हैं जो 80 साल से या 80 साल या उससे अधिक के होते हैं, उन्हें वेरी सीनियर सिटीजन कहा जाता है। उनको एक नाम से और पुकारते हैं हम, एक नाम और है उनका, सुपर सीनियर सिटीजन भी कहते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है ना एग्जाम में वर्ड सुपर सीनियर सिटीजन यूज कर ले, तो वेरी सीनियर सिटीजन या फिर सुपर सीनियर सिटीजन कहते हैं, उन्हें कहते हैं जो 80 साल या फिर उससे अधिक के होते हैं। That is 80 years or more at any time during the previous year. एक बात बताइए, हम कौन से प्रीवियस ईयर का टैक्स रेट निकाल रहे हैं? वी आर कैलकुलेटिंग टैक्स फॉर द प्रीवियस ईयर 1920, ठीक है। इसका पीरियड क्या है? 1/4/19 से लेके 31 मार्च 20, इस पीरियड में जो आप इनकम कमाए उसका टैक्स निकाल रहे हैं। कहता है अगर वो बंदा साल में किसी भी दिन 80 साल का हो जाए, साल में किसी भी दिन 80 साल का हो जाए तो वो सुपर सीनियर सिटीजन कहलाएगा। मतलब वो 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक किसी भी दिन 80 साल का हो जाए। एक बंदा है जिसका 80th बर्थडे पता है किस दिन आया? उसका आज हैप्पी बर्थडे है। कौन सा बर्थडे? 80वां बर्थडे, 80th बर्थडे। किस दिन? 31 मार्च 20, साल के आखिरी दिन उसका कौन सा बर्थडे है? 80वां बर्थडे है। क्या ये सुपर सीनियर सिटीजन कहलाएगा? कहलाएगा। ध्यान दीजिएगा, वैसे तो पूरे साल ये कितने ईयर का था? 79 ईयर का था। साल के आखिरी दिन इसका हैप्पी बर्थडे आया और ये तुरंत कितने साल का हो गया? 80 साल का हो गया। क्या हम इसे सुपर सीनियर सिटीजन कहेंगे? क्या इसे सुपर सीनियर सिटीजन वाला बेनिफिट मिलेगा? मिलेगा। कहता है साल के किसी भी दिन आप सुपर सीनियर बन गए, साल के किसी भी दिन आप सुपर सीनियर सिटीजन बन गए, 80 ईयर्स और मोर हो गए, तो हम आपको सुपर सीनियर सिटीजन कहेंगे और आपको ये बेनिफिट दे देंगे। बेनिफिट क्या है आपको जल्दी जल्दी दिखा देते हैं। 5 लाख रुपए तक देखिए इनको टैक्स नहीं देना होता। हालांकि जो सीनियर सिटीजन है उनको 3 लाख तक टैक्स नहीं देना होता और जो बाकी लोग हैं उनको सिर्फ 2.5 लाख रुपए तक उनका टैक्स मिल रहा है। तो यही फायदा है। तो कह रहा है कि आपको अगर सुपर सीनियर का फायदा लेना है ना, ठीक है, तो आप साल के किसी भी दिन सुपर सीनियर बन जाओ। साल के आखिरी दिन भी आपका हैप्पी बर्थडे आया और आप 80 साल के हो गए तो आपको बेनिफिट मिल गया। इसके बाद ब्रैकेट में कुछ बात लिखी हुई है, बॉर्न ऑन और बिफोर एक डेट लिखा है, अभी नहीं बताएंगे। अभी मैं तीनों स्लैब आपको पढ़ा दूंगा, उसके बाद आपको एक क्लैरिफिकेशन सिखाऊंगा सीबीडीटी की। वो क्लैरिफिकेशन सिखाने के बाद इस डेट पे वापस से फोकस करूंगा। तो अभी ब्रैकेट की बात को मत पढ़िए, ये मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं, ये ब्रैकेट वाली बात अभी नहीं बताएंगे आपको। चलिए फिर से पढ़ते हैं। फॉर रेजिडेंट वेरी सीनियर सिटीजन दैट इज 80 ईयर्स और मोर एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, 0 से 5 लाख रुपए तक की इनकम पे टैक्स है निल। 5 लाख 1 रुपए से 10 लाख रुपए तक की इनकम पे होगा टैक्स 20% और 10 लाख रुपए से ऊपर की इनकम पे टैक्स होगा 30 लाख रुपए। कहने का मतलब यह है कि ऑन फर्स्ट रुपी 5 लाख, ऑन फर्स्ट 5 लाख, पहले 5 लाख रुपए पे टैक्स कितना है? निल, कुछ नहीं। 5 लाख 1 से 10 लाख का मतलब हो गया अगला 5 लाख, जो आपकी इनकम का अगला 5 लाख है उस पे 20% है। ऑन नेक्स्ट 5 लाख आपको 20% देना है, ठीक है। और फिर ऑन रिमेनिंग जितना बच गया, उसके बाद जितना बच गया उस पे कितना देना है? 30%। आ रही बात समझ में? एक एग्जांपल से इस बात को समझ लें, बहुत जल्दी से एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। ग्रेटर 80 ईयर्स है, इंडिविजुअल है, टोटल इनकम जो है वो कितनी है? मान लीजिए 6,20,000 रुपए है, ठीक है। टैक्स कितना निकलेगा देख लीजिए। हम लिखेंगे ऑन 0 to 5 लाख, 0 से 5 लाख पे टैक्स निल। ऑन 5 लाख 1 रुपए से लेके 6,20,000 रुपए तक, 6,20,000 इसकी इनकम है। तो 5 लाख 1 से 6,20,000 का मतलब कितना हुआ? कितना हुआ डिफरेंस? 1,20,000। 5 लाख 1 रुपए से लेके 6,20,000 तक कितना हुआ? 1,20,000। 1,20,000 का 20% के रेट से लगेगा, कितना हो गया? 24,000। तो इसका टैक्स बनेगा 24,000। ध्यान दीजिएगा, यह मतलब नहीं है कि जिसका 5 लाख से 10 लाख के बीच इनकम है उसको पूरे पे 20% देना है। पूरे पे नहीं, पहले 5 लाख पे कुछ नहीं देना, 5 लाख के बाद जितनी इनकम होगी उसका 20% देना है।
5 लाख के बाद जितनी इनकम होगी उसका 20% देना है। कहां तक? 10 लाख तक। और फिर 10 लाख से ऊपर अगर जा रही है तो जितना 10 लाख के ऊपर जा रही है उसका 30% टैक्स देना है। आई बात समझ में? एक और एग्जांपल कर लें। ये हो गया हो आपका राइट। आइए आगे देखते हैं। इंडिविजुअल ग्रेटर इज इक्वल टू 80 ईयर्स है और टोटल इनकम जो है इसकी मान लेते हैं 10,60,000 है। एक बार आपको ट्राई करना है तो जल्दी से कर लीजिए, जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि मुझे भी बड़ी जल्दी है इसको ट्राई करने की। ऑन 0 to 5 लाख नील, पहले 5 लाख पे कुछ नहीं लगेगा। ऑन 5 लाख 1 to 10 लाख, 5 लाख 1 रुपए से लेके 10 लाख रुपए तक 20% के रेट से लगता है। तो 5 लाख 1 रुपए से लेके 10 लाख रुपए तक डिफरेंस कितना है? 5 लाख। अगला 5 लाख 20% कितना हुआ? 5 लाख का 20% 1 लाख। फिर ऑन 10 लाख 1 रुपी, 10 लाख 1 रुपए से लेके 10,60,000 रुपए तक एट द रेट ऑफ 30%। तो कितना हुआ डिफरेंस? 10 लाख 1 रुपए से लेके 10,60,000 मतलब 60,000। 60,000 का 30%, 60,000 इंटू 30%, 18,000। So the total comes to 1,18,000। अच्छा स्टूडेंट, मैं आपको पहले ये बता दूं कि ये क्या फाइनल टैक्स आ गया है? नहीं, अभी बहुत सारी चीजें और सीखनी है। राइट, सरचार्ज, रिबेट, सेस, अभी इतनी सारी चीजें और हैं। राइट, अभी तो हम लोग बेसिक टैक्स लगाना सीख रहे हैं। आई होप सबको क्लियर हो गई है ये बात। इफ यू प्लीज अलाउ मी, आई कैन प्रोसीड। ओके, now for resident senior citizen that is 60 years or more, ठीक है, वेरी सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर किसको कहते हैं? 80 साल से ऊपर। सीनियर सिटीजन कहते हैं जो 60 साल से ऊपर होते हैं। ठीक है, 60 साल या उससे ऊपर, 60 साल को भी सीनियर सिटीजन, 60 साल से ऊपर सीनियर सिटीजन, बट लेस देन 80 ईयर्स ऑब्वियसली, क्योंकि अगर 80 साल या उससे बड़े हो गए तब तो क्या बन गए? सुपर सीनियर बन गए। एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर, साल में किसी भी दिन सीनियर सिटीजन बन गए। हम लोग प्रीवियस ईयर 1920 की बात कर रहे हैं, तो 31 मार्च 2020 को भी आपका 60वां बर्थडे आया और आप सीनियर सिटीजन बन गए तो आपको बेनिफिट मिल गया। पूरे साल भर आप 59 ईयर के थे, लेकिन साल के आखिरी दिन हैप्पी बर्थडे हुआ और आपने क्या किया? 60 साल की एज अटेन की और आपको बेनिफिट मिल गया 60 साल वाला। ठीक है, क्या बेनिफिट है यहां पे? पहली 3 लाख रुपए की इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगता। फिर 3 लाख से 5 लाख, 3 लाख से 5 लाख पे 5%। और देखिए 5 लाख के ऊपर तो सभी को बराबर टैक्स देना होता है। 5 लाख के ऊपर कोई परिवर्तन नहीं है, जो यहां पे था वही कहानी यहां पे भी है। 5 लाख से 10 लाख 20%, 10 लाख से ऊपर 30%। तो बस एक चीज याद रखनी है, सुपर सीनियर में 5 लाख तक टैक्स नहीं है और सीनियर में 3 लाख तक टैक्स नहीं है, लेकिन 3 लाख से 5 लाख पे 5% देना होगा। फिर 5 से 10 20 और 10 से ऊपर 30, ये सभी के लिए है। आइए बच्चों, एक सीनियर सिटीजन के लिए हम लोग क्या करते हैं? टैक्स रेट कंप्यूट कर लेते हैं। एग्जाम्पल, ग्रेटर इज इक्वल टू 60 ईयर्स का बंदा है, इंडिविजुअल है और टोटल इनकम जो है इसकी 5,20,000 है। चलिए कैसे कंप्यूट करेंगे? ऑन 0 to 3 लाख, पहले 3 लाख रुपए पे नील, कुछ नहीं लगेगा। ऑन 3 लाख 1 to 5 लाख, 3 लाख 1 रुपए से लेके 5 लाख पे 20% के रेट पे लगेगा। ये डिफरेंस आता है 2 लाख, 2 लाख का 20% होगा 40,000। देख लो बच्चों, ठीक कैलकुलेट हो रहा है ना? ठीक कैलकुलेट हो रहा है? बिल्कुल नहीं। क्या रेट से लगेगा? 5%। यू नीड टू बी वेरी अलर्ट।
5 लाख के ऊपर 20% आता है। 3 लाख से 5 लाख कितना हुआ? 2 लाख। 2 लाख का 5%, 2 लाख का 5%, 10,000। ठीक है। देन ऑन 5 लाख 1 रुपी टू 5 लाख 20,000 एट द रेट ऑफ 20%, 20,000 का ये डिफरेंस हुआ 20,000, 20,000 का 20% 4,000, तो ये आ रहा है 14,000 रुपया। ये फाइनल टैक्स नहीं है हालांकि, ठीक है, अभी बहुत सारी चीजें इस पे और इंपैक्ट डालेंगी, राइट। अभी मुझे फाइनल टैक्स कैलकुलेट करने के लिए 3 चीजें और सीखनी पड़ती हैं, और वो है सरचार्ज, रिबेट, सेस। ठीक है। ये कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? नाउ प्लीज कम टू नेक्स्ट स्लैब। फॉर अदर इंडिविजुअल, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ फॉर अदर इंडिविजुअल। मैं आपको वापस से दिखा दूं अदर इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है। अदर इंडिविजुअल का मतलब होता है ये, रेजिडेंट अगर है, अगर रेजिडेंट है तो लेस देन 60 ईयर्स, और अगर नॉन रेजिडेंट है तो किसी भी एज का, ये मतलब है अदर इंडिविजुअल का। अदर इंडिविजुअल, हालांकि सिर्फ अदर इंडिविजुअल पे नहीं, ये स्लैब और भी लोगों पे लगता है। एचयूएफ पे यही स्लैब लगेगा, एओपी पे, बीओआई पे, एजेपी पे। याद रखिए ये स्लैब किनके किनके लिए है, ये बाकी इंडिविजुअल के लिए, एचयूएफ के लिए, एओपी, बीओआई, एजेपी, इतने लोगों के लिए है। HUF, you understand, Hindu undivided family, AOP, association of person, BOI is body of individual, and AGP is artificial judicial person. इनके ऊपर भी यही स्लैब लगता है, वेदर रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, सबके ऊपर यही स्लैब है। ब्रैकेट की बात को अभी मैं बताऊंगा नहीं, बॉन्ड वाली चीजें अभी नहीं बताऊंगा, ठीक है, ये इकट्ठा बताऊंगा। अभी नीचे एक सर्कुलर पढ़ाना है, इसके बाद बताऊंगा, ठीक है। तो प्लीज कम टू द पॉइंट नाउ। 0 to 2,50,000 दैट्स निल। जो सीनियर सिटीजन के केस में 3 लाख तक निल था, वो यहां पे 2.5 लाख तक निल होगा। 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक, 2.5 lakh to 5 lakh, it will be 5%. Then from 5 lakh to 10%, the same is applicable for everyone, that is 20%. And from 10 lakh to any amount, from 10 lakh to any amount, this is 30%, which is same for all. ये सबके लिए बराबर चलता है। कोई तकलीफ यहां पे? शुड वी अप्लाई दिस स्लैब? 2.5 लाख तक नहीं, 2.5 लाख से 5 लाख 5, 5 से 10 20, और 10 से ऊपर 30। आइए स्लैब अप्लाई करते हैं। एग्जाम्पल, इंडिविजुअल बिलो 60 ईयर, टोटल इनकम 6,50,000। कैसे करेंगे कैलकुलेट? ऑन रुपी 0 to रुपी 2,50,000, 0 से 2.5 लाख कितना होता है? निल। ऑन रुपी 2.5 लाख 1, 2,50,000 1 रुपी, 2 रुपी 5 लाख, दिस विल बी एट द रेट ऑफ 5%। 2,50,000 1 से 5 लाख का डिफरेंस जो आएगा वो आएगा 2,50,000। 2.5 लाख रुपए से 5 लाख का डिफरेंस 2.5 लाख रुपए आए, ठीक है। इस पे जब 5% लगाओगे तो दिस विल बिकम 12,500। देन ऑन रुपी 5 लाख 1 टू रुपी 6,50,000, दिस विल बी एट द रेट ऑफ 20%। ये डिफरेंस हो रहा है 1,50,000। 1,50,000 का 20% कितना होगा? 30,000। The total becomes 42,500. I hope I am very clear to everyone. कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है? If it is clear to all of you, I would like you all to do one more example and do it on your own. Do it on your own. An individual below 60 years
total income is 12,50,000. Please do it yourself. I'll be doing it after 1 minute. 1 मिनट बाद मैं इसको शुरू करता हूं. एक बार आप चेक कर लीजिए क्या आपने सही किया कि नहीं. I have started, but I have started it silently. हल्ला नहीं करूंगा, आप करते रहिए. प्लीज डोंट लुक एट योर स्क्रीन. आप स्क्रीन पे मत देखिए और खुद से सॉल्व कीजिए. आइए अब देखिए स्क्रीन पे. 12,50,000 रुपए की इनकम है. ये इंडिविजुअल है, बिलो 60 ईयर्स है. राइट. अच्छा, डू यू नीड टू नो वेदर द इंडिविजुअल इज रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट हियर. 60 साल से नीचे रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो, टैक्स तो एक ही लगना है. राइट. जब हम लोग यहां पे कर रहे थे ना इंडिविजुअल ग्रेटर 80 ईयर्स, तो ये रेजिडेंट था. ये रेजिडेंट था, क्योंकि अगर नॉन रेजिडेंट होता तब ये स्लैब थोड़ी ना मिलता. ठीक है. अच्छा, आ जाइए अब इस पे. इंडिविजुअल है, कोई भी हो, रेजिडेंट हो नॉन रेजिडेंट हो, स्लैब तो एक ही लगना है. 2.5 लाख तक ही छूट मिलनी है. 0 to 2.5 लाख नील हो गया. 2.5 लाख 1 से 5 लाख डिफरेंस आता है 2,50,000. 2,50,000 का 5% होता है 12,500. Now from 5 lakh 1 to 10 lakh the difference is 5 lakh rupees. 5 lakh का 20% होता है 1 lakh. Now above 10 lakh it is 2,50,000. From 10 lakh 1 to 12,50,000 this the difference is 2,50,000. And the 2,50,000 into 30% comes to 2,50,000 into 30% comes to 75,000. ये हो गया टोटल. राइट. चलिए अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं. वेरी इंपॉर्टेंट. द सर्कुलर इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैं लिख देता हूं यहां पे. इसका जरूर ध्यान दीजिएगा एग्जाम में. क्या है ये सर्कुलर? ये सर्कुलर कहता है कि ऑल दोज हु आर बोर्न ऑन 1st April, ऑल दोज who are born on 1st April will attain age, a day before their birthday. मैं समझाता हूं इसको. देखिए, अगर कोई बंदा 1 अप्रैल 2006 में पैदा हुआ है,
कोई बंदा 1 अप्रैल 2006 को पैदा हुआ है, ठीक है, तो इसका पहला बर्थडे कब आएगा? फर्स्ट बर्थडे बताइए, पहला बर्थडे इसका कब आएगा? 1 अप्रैल 2006 को पैदा हुआ, इसका पहला बर्थडे कब आएगा? पता है पहला बर्थडे कब आएगा इसका? 1 अप्रैल 2000 बोलिए 2007। लेकिन 1 अप्रैल 2006 से 1 साल कब पूरा होता है? +1 ईयर। 1 साल पूरा होता है 31 मार्च 2007 को। 1 साल ऐसे ही पूरा होता है। एक बताइए 1 जनवरी से 1 साल कब पूरा होता है? 1 जनवरी से 1 साल पूरा होता है 31 दिसंबर को। 1 जनवरी से 1 साल पूरा होता है 31 दिसंबर को, ना कि 1 जनवरी को। 1 जनवरी से अगला साल शुरू हो जाता है। लेकिन बर्थडे के केस में ऐसा नहीं होता। अगर हम 1 जनवरी को पैदा होते हैं तो क्या हम 31 दिसंबर को बोलते हैं हम 1 साल पूरा हो गया? नहीं। 1 जनवरी को अगर हम पैदा होते हैं ना तो अगले 1 जनवरी को ही हम बोलते हैं कि मेरा पहला बर्थडे है। तो बर्थडे का कॉन्सेप्ट है कि डेट पे ही आप पहला बर्थडे बोलोगे, राइट? लेकिन अगर हम ईयर की बात करें तो वो 1 दिन पहले पूरा हो जाता है। क्या आप मेरी बात समझ पाए? अब सीबीडीटी भी यही सर्कुलर दे रही है। क्या कहती है? कहती है कि अगर आप 1 अप्रैल को पैदा हुए थे, अगर आप 1 अप्रैल को पैदा हुए थे तो अगले 1 अप्रैल को आपका एक पर्टिकुलर एज अटेन होगा। 1 अप्रैल को पैदा हुए थे तो हर 1 अप्रैल को आप कोई ना कोई एज के अटेन हो जाओगे कि ये पर्टिकुलर एज आपकी हो गई। लेकिन सीबीडीटी कहती है कि हम उसके 1 दिन पहले ही 31 मार्च को ही मान लेंगे कि वो एज आपने अटेन कर ली। क्या कहना चाहता है? सपोज योर 60th बर्थडे फॉल्स ऑन 1/4/2020। आपका 60वां हैप्पी बर्थडे है। किस दिन? 1 अप्रैल 2020 को, ठीक है। तो आप 60 साल के कब हुए? 1 अप्रैल 2020 को। यानी आप सीनियर सिटीजन कौन से प्रीवियस ईयर में कहलाओगे? प्रीवियस ईयर 2020-21। इसमें आप कहलाओगे सीनियर सिटीजन। लेकिन सीबीडीटी क्या कह रहा है? कह रहा है कि अगर आपका 60वां बर्थडे इस दिन है तो हम ये मान लेंगे कि यू हैव कंप्लीटेड 60 ईयर 1 दिन पहले ही, 31 मार्च 2020 को। और ऐसा मानने से आपको फायदा दे रही है सरकार। अगर आप 31 मार्च 2020 को 60 साल के मान लिए गए तो आप प्रीवियस ईयर 2019-20 में ही क्या बन गए? सीनियर सिटीजन। बात समझ में आई? आ रही बात समझ में? तो गवर्नमेंट कह रही है कि जो भी लोग 1 अप्रैल को पैदा हुए हैं, ठीक है, उनका 1 अप्रैल को हर बार बर्थडे आएगा। जो भी एज आप 1 अप्रैल को अटेन कर रहे हो, हम 1 दिन पहले उसके 31 मार्च को ही मान लेंगे कि वो एज आपने अटेन कर ली। अगर आप 1 अप्रैल को 68 ईयर्स के हो रहे हो तो गवर्नमेंट कह रही है कि हम उससे पहले वाले 31 मार्च को ही 68 ईयर्स का आपको मान लेंगे। इनकम टैक्स ऐसा करेगा, ठीक है। अब आप पूछोगे सर सिर्फ 1 अप्रैल वालों के लिए ही क्यों? क्योंकि अगर आप 1 अप्रैल के अलावा किसी भी डेट को पैदा हुए तो फर्क पड़ता ही नहीं, फर्क पड़ता ही नहीं है। फिर तो समझाऊं कैसे फर्क नहीं पड़ता? एक बात बताइए, अगर मान लीजिए आप 2 अप्रैल 2020 को पैदा हुए थे, 1 अप्रैल की जगह मैं यहां पे लिख रहा हूं, अब 2/4/20 को पैदा हुए होते, ठीक है, तो आप कौन से प्रीवियस ईयर में सीनियर सिटीजन बनते? प्रीवियस ईयर 2020-21, इसमें सीनियर सिटीजन बनते कि नहीं? ठीक है। अगर गवर्नमेंट आपको 1 दिन पहले भी वो एज मान लेती, 1 दिन पहले मान लेती तो क्या हो जाता? अब 1/4/2020 की डेट में ही आपको मान लिया जाता सीनियर सिटीजन, तो भी एक प्रीवियस ईयर कौन सा होता? प्रीवियस ईयर 2020-21 ही होता। आप समझ पा रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूं? मैं कहना यह चाह रहा हूं कि 1 अप्रैल को अगर आप पैदा हुए हो तभी तो 1 दिन पहले 31 मार्च को प्रीवियस ईयर चेंज हो जाएगा। अगर आप किसी भी और डेट को पैदा हुए तो फर्क क्या पड़ता है? 1 दिन पहले कर भी देगी सरकार तो फर्क नहीं पड़ेगा ना, आप सेम प्रीवियस ईयर में सीनियर बनोगे, सुपर सीनियर बनोगे। लेकिन अगर हम आपको 1 अप्रैल की जगह 31 मार्च को वो एज अटेन करा देते हैं तो आप 1 साल पहले ही
एक पर्टिकुलर एज को अटेन कर ले रहे हो और आपको बेनिफिट मिल जाएगा। तो इसीलिए ये सर्कुलर भी, ये क्लैरिफिकेशन भी सिर्फ किनके लिए है? उनके लिए है जो लोग 1 अप्रैल को पैदा हुए। आइए, बहुत मजा आने वाला है। देखिए यहां पे गवर्नमेंट क्या कह रही है? कह रही है कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 1960 है, 1/4/1960, तो आप 60 साल के कब पूरा होगे? आइए देखिए, यूर बॉर्न ऑन 1/4/1960, आप इसमें 60 साल जोड़ दीजिए, 60 ईयर जोड़ दीजिए, तो कब पूरा होगा? 60 साल जोड़ दीजिए, 1960 में 60 जोड़ेंगे 2020 हो जाएगा, तो 1/4/2020 को आपका 60th बर्थडे है। ठीक है, गवर्नमेंट कह रही है आपका 60वां बर्थडे तो 1 अप्रैल को मनाया जाएगा, लेकिन आपको 60 इयर्स का हम एक दिन पहले ही कर देंगे, 31 मार्च 2020। और ऐसा करने से आप प्रीवियस ईयर 1920 में सीनियर सिटीजन हो जाओगे। सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एंड वी आर कैलकुलेटिंग टैक्सेस फॉर प्रीवियस ईयर 1920 ओनली। तो आपको याद रखना होगा, जो लोग 1 अप्रैल 1960 को पैदा हुए हैं, 1 अप्रैल 1960 को पैदा हुए हैं, वो सीनियर सिटीजन है इस करंट प्रीवियस ईयर में। ठीक है, अब एक चीज और देखिए, बॉर्न ऑन 1/4/1940, 80 साल कब पूरा होगा? जोड़िए 80 साल, तो 1/4/1940 में 80 जोड़ दीजिए तो आएगा 2020। ये हो गया 80th बर्थडे। बर्थडे तो आपका आएगा 1 अप्रैल 2020 को। क्लैरिफिकेशन क्या है कि एक दिन पहले आपको 80 साल का मान लिया जाएगा, तो 31/3/2020 को आपका 80 ईयर्स मान लिया जाएगा। तो खुशी की बात है कि नहीं है? खुशी की बात है कि हम 1 साल पहले ही प्रीवियस ईयर 1920 में ही क्या बन गए? सुपर सीनियर सिटीजन। खुशी की बात क्यों है? टैक्स बचेगा। अंडरस्टूड? सो दिस सर्कुलर इज, दिस क्लैरिफिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका जरूर ध्यान दीजिएगा। और अब मैं क्या करता हूं, आपको वो ब्रैकेट वाली बात को समझा देता हूं जो ब्रैकेट में लिखा था मैंने। देखिए क्या लिखा था, देखिए यहां लिखा हुआ है बॉर्न ऑन और बिफोर अप्रैल 1 1940। तो मैंने दिखा दिया ना, 1 अप्रैल 1940 को जो पैदा हुआ है या उसके पहले पैदा हुआ है, वो 80 ईयर्स और मोर हो गया। तो आप ये डेट भी याद रख सकते हैं कि अप्रैल 1 1940 और बिफोर दैट द पर्सन इज सीनियर सिटीजन। तो एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा, डेट ऑफ बर्थ लिखा होगा, तो फटाक से डेट ऑफ बर्थ से हमको याद आ जाएगा कि ये कौन है, सुपर सीनियर है, सीनियर है, क्या है। हम डेट ही याद कर लेते हैं, अप्रैल 1 1940 के पहले। अप्रैल 2 1940 से लेके अप्रैल 1 1960 सीनियर सिटीजन है। अगर इस पीरियड में अगर आप पैदा हुए थे ना, तो प्रीवियस ईयर 1920 के लिए आप सीनियर सिटीजन हो। अप्रैल 2 1940 टू अप्रैल 1 1960 एंड ऑन और आफ्टर अप्रैल 2 1960। अप्रैल 2 1960 के बाद अगर आप पैदा हुए हो तो आप क्या कहलाओगे? थर्ड कैटेगरी वाले, मतलब नीदर सीनियर नॉर सुपर सीनियर, राइट। तो बेसिकली अप्रैल 1 1960 को मैंने दिखाया ना, अप्रैल 1 1960 से तो आप क्या बन जा रहे हो? सीनियर सिटीजन। तो 2 अप्रैल 1960 या उसके बाद में आप क्या कहलाओगे? अदर देन सीनियर एंड सुपर सीनियर सिटीजन। तो बेसिकली इसके बेसिस पे मैंने ये ब्रैकेट में बात लिखी है, आपके याद कर लेने के लिए, ताकि आपसे एग्जाम में गलती ना हो। हम डेट ही याद करा देते हैं। अप्रैल 1 1940 है उसके पहले, अप्रैल 1 1940 है उसके पहले सुपर सीनियर। अप्रैल 2 1940 से लेके अप्रैल 1 1960 सीनियर सिटीजन। 2 अप्रैल 1960 या उसके बाद थर्ड कैटेगरी, राइट। ओके, लेट्स प्रोसीड फर्दर। नाउ देखिए, ये तीसरा वाला स्लैब किसके लिए था? एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी, इन सब का हो गया। अब फर्म और एलएलपी, फर्म और एलएलपी पे टैक्स क्या रेट से लगेगा? 30% फ्लैट, 30% फ्लैट लगेगा। अगर 100 रुपए की भी इनकम है ना, तो 30%, यानी कि
₹30 का टैक्स लगेगा। बहुत सुंदर बात। फर्म और एलएलपी के केस में आप पूछोगे सर इसमें सुंदर बात क्या है? सुंदर नहीं है, बस सिंपल कैलकुलेशन। फर्म में एलएलपी ₹100 की अगर इनकम है तो टैक्स कितना? ₹30। 1 लाख की इनकम है तो टैक्स कितना? ₹30,000। अच्छा, एक इंडिविजुअल की अगर ₹100 की इनकम होती, ये टोटल इनकम और ये टैक्स। एक बात बताइए, अगर इंडिविजुअल की ₹100 की इनकम होती टैक्स लगता है? नहीं, ₹2.5 लाख तक टैक्स लगता ही नहीं है। लेकिन अगर एक पार्टनरशिप फर्म है, एलएलपी है, तो वो ₹1 भी कमाती है ना तो टैक्स देना पड़ता है, राइट? 30% टैक्स देना होगा, फ्लैट चाहे जो भी इनकम है आपकी। नो प्लीज कम। डोमेस्टिक कंपनी, डोमेस्टिक कंपनीज के केस में आपको 4 रेट देखने को मिलेगा। 4 रेट देखने को मिलेगा। एक है 25%, फिर देखिए एक है 30%। नॉर्मली 25-30% है, और 2 स्पेशल कैटेगरी है, उसमें बड़ी सारी कंडीशन है कि ये कंडीशन आप मीट करते हो ना तब जाके आपको ये टैक्स भी देने को मिलता है। ये कौन सा टैक्स है? एक 22% का, एक 15% का है। अभी सब समझाता हूं आपको। तो 4 रेट हो गए, 25%, 30%, 22%, 15%। 25, 30, 22, 15, ये 4 रेट हैं डोमेस्टिक कंपनीज पे। नाउ व्हाट इज अ डोमेस्टिक कंपनी? एक डोमेस्टिक कंपनी कहते किसे हैं? आप लिख लीजिए, डोमेस्टिक कंपनी किसे कहते हैं? नंबर 1, अगर इंडियन कंपनी है तो वो डोमेस्टिक कंपनी है। अगर वो इंडियन कंपनी है तो वो डोमेस्टिक कंपनी है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज एन इंडियन कंपनी? इंडियन कंपनी किसे कहते हैं सर? जो कंपनी इंडियन कंपनीज एक्ट में रजिस्टर हुई है उसे इंडियन कंपनी कहते हैं। ठीक है, कंपनीज एक्ट क्या है? कंपनीज एक्ट आज चल रहा है कंपनीज एक्ट 2013, उसके पहले था कंपनीज एक्ट 1956, उसके पहले कुछ और था, उसके पहले कुछ और था। तो किसी भी एक्ट के तहत, जो इंडिया का कंपनीज एक्ट है उसके तहत अगर कोई भी कंपनी रजिस्टर हुई है तो वो इंडियन कंपनी है, और इंडियन कंपनी डोमेस्टिक कंपनी ही कहलाती है। एक फॉरेन कंपनी भी डोमेस्टिक कंपनी हो सकती है। फॉरेन कंपनी भी डोमेस्टिक कंपनी हो सकती है। फॉरेन कंपनी डिक्लेयरिंग एंड पेइंग ऑल डिविडेंड इन इंडिया। ध्यान से सुनिए, ये क्या है? अगर कोई विदेशी कंपनी है वो अपना सारा डिविडेंड, मतलब जो भी प्रॉफिट का हिस्सा, डिविडेंड क्या होता है? शेयर होल्डर को जो हम प्रॉफिट बांटते हैं। अगर एक विदेशी कंपनी अपना सारा डिविडेंड का डिक्लेरेशन पेमेंट इंडिया में कर दे तो वो भी डोमेस्टिक कंपनी है। फिर से बताऊं डोमेस्टिक कंपनी क्या होती है? जो हिंदुस्तान में रजिस्टर्ड कंपनियां हैं वो डोमेस्टिक कंपनी है, और जो विदेशी कंपनियां हिंदुस्तान में ही क्या करती हैं? सारा डिविडेंड डिक्लेयर और पे करती हैं, वो भी कंपनी क्या है? डोमेस्टिक कंपनी है। ठीक है, तो सर फॉरेन कंपनी क्या होती है? फॉरेन कंपनी हो गई वो कंपनियां जो विदेश में रजिस्टर्ड है और विदेश में ही टैक्सेस भी पे करती है, वो विदेशी कंपनियां हैं। ठीक है, राइट। चलिए अब देखिए क्या है डोमेस्टिक कंपनी के लिए क्या बता रहा है। हम लोग कौन सी ईयर के लिए, ये कौन सी ईयर के इनकम पे टैक्स की बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट प्रीवियस ईयर 1920, दैट इज असेसमेंट ईयर 2021, हम लोग इसकी बात कर रहे हैं। कहता है द टर्नओवर ऑफ ग्रॉस रिसिप्ट ऑफ द कंपनी इन द प्रीवियस ईयर 1718। अगर उस डोमेस्टिक कंपनी की प्रीवियस ईयर 1718 में, उस डोमेस्टिक कंपनी की टर्नओवर प्रीवियस ईयर 1718 में डज नॉट एक्सीड 400 करोड़, 400 करोड़ से ज्यादा नहीं थी। किस प्रीवियस ईयर में? करंट प्रीवियस ईयर की बात नहीं कर रहा है जिसमें आपको टैक्स देना है 1920। कह रहा है 2 साल पुरानी टर्नओवर की बात कर रहा है, प्रीवियस ईयर 1718 की। कह रहा है अगर प्रीवियस ईयर 1718 में आपकी कंपनी का टर्नओवर 400 करोड़ रुपए से अधिक नहीं था, यानी अप टू 400 करोड़ था, तो आपको टैक्स देना है 25% के रेट से। और अगर आपकी कंपनी का टर्नओवर 400 करोड़ रुपए से अधिक था तो आपको टैक्स रेट देना है, ये बाकी वाले में आ जाएगा 30% के रेट से। और मैं आपको एक बात बताऊं, हिंदुस्तान की 99% कंपनियों का टर्नओवर प्रीवियस ईयर 1718 में 400 करोड़ से कम था। 99% कंपनी, 99% कंपनीज। अब एक बात बताइए, हिंदुस्तान में कंपनियां क्या रेट से टैक्स दे रही हैं? इसका मतलब 25%।
अरे कुछ गिनी चुनी कंपनियां हैं, मतलब जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है ना, रिलायंस जैसी कंपनियां, उनका टर्नओवर 400 करोड़ से अधिक है। वो 1% के अंदर आती हैं ऐसी कंपनियां जिनका टर्नओवर 400 करोड़ के क्या है, ज्यादा है 400 करोड़ से। 1% के अंदर ऐसी कंपनी आती है, वो 30% का टैक्स रेट देती है। बाकी सारी कंपनियां, डोमेस्टिक कंपनियां क्या रेट से टैक्स दे रही है? 25%। नाउ यू विल आस्क मी, सर अगर मान लीजिए कंपनी 17-18 में थी ही नहीं, वो बनी 18-19 में है या फिर 19-20 में बनी है, नई कंपनी है, तो भी उसे 25% देना है। आपको टर्नओवर देखना है, क्या 17-18 में 400 करोड़ से ज्यादा था तभी 30% है। ध्यान दीजिएगा, 17-18 में अगर 400 करोड़ से ज्यादा था तभी 30% देना है। अगर टर्नओवर था ही नहीं, क्योंकि कंपनी नहीं थी, तो भी 25%। बेसिकली गवर्नमेंट का उद्देश्य क्या है, जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, जितनी भी बड़ी वेल एस्टैब्लिश्ड पुरानी कंपनियां हैं, उनसे 30% ले लेते हैं, और जितनी नई नवेली छोटी कंपनियां हैं, नई नवेली या फिर छोटी कंपनियां, उनसे कितना ले लें? 25%। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम एक नई कंपनी है जो 17-18 में थी ही नहीं, नई कंपनी बनी है, उनसे भी टैक्स क्या रेट से लिया जाएगा? 25%। आई होप यू गॉट द पॉइंट। अब आइए आगे देखते हैं, ये 22% और 15% वाली कहानी क्या है। टैक्स ऑन डोमेस्टिक कंपनी कंप्यूटेड विदाउट एनी डिडक्शन। अभी आपको ये सब सेक्शन मालूम नहीं है, ये सब सेक्शन आप आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है। मैं आपको ऐसे बता दूं, ये 22% और 15% वाली कहानी क्या है। गवर्नमेंट कहती है तुमको 22% के रेट से हम टैक्स देने देंगे अगर तुम इनकम टैक्स में दिए गए बहुत सारे बेनिफिट को नहीं लेते हो। इनकम टैक्स में बड़े सारे बेनिफिट हैं, छूट भी होती है कि ये छूट घटा लो, ये छूट घटा लो। मेरी इनकम 10 लाख रुपए है, हम वो डिडक्शन ले लेते तो मेरी इनकम ही 8 लाख आ जाती है। डिडक्शन का मतलब होता है आपकी इनकम उससे कम हो जाती है, आपकी इनकम को रिड्यूस कर देता है डिडक्शन, और फिर उस पर हमें टैक्स देना होता है। क्या रेट से? 25 या 30 डिपेंडिंग अपॉन टर्नओवर। गवर्नमेंट कह रही है तुम 25-30 छोड़ो, तुम 22% के रेट से टैक्स दो, लेकिन ये जो डिडक्शन है ये तुमको नहीं देंगे। तो आप कहोगे सर फायदा है, हो रहा है 22% देने में टैक्स? डिपेंड करता है। अब मान लीजिए मैं एक ऐसी कंपनी हूं जिसको कोई डिडक्शन मिलता ही नहीं है, मैं किसी भी डिडक्शन के लिए एलिजिबल ही नहीं हूं, तो गवर्नमेंट कह रही है डिडक्शन नहीं लेना। अरे तो मुझे मिलता कहां है? गवर्नमेंट कह रही है तुमको लेना नहीं है, हम कह रहे हैं हमको मिलता भी कहां है। तो अच्छा है, बेहतर है कि हम क्या रेट से टैक्स देते? 22%। लेकिन जिन कंपनी को डिडक्शन मिल रहा है उनको सोचना पड़ेगा कि डिडक्शन लेके 25% देने में फायदेमंद है या डिडक्शन न लेके 22% टैक्स देना फायदेमंद है। डिडक्शन लेके 25% देना फायदेमंद है या डिडक्शन न लेके 22% देना फायदेमंद है, वो सोच ले, उनकी मर्जी, ये ऑप्शन है, ठीक है। वैसे तो टैक्स रेट क्या है बच्चों, ध्यान से सुनो, वैसे तो टैक्स रेट क्या है? 25 और 30 डिपेंडिंग अपॉन योर टर्नओवर। लेकिन 22% ये ऑप्शन है, आप चाहो तो ले लो, लेकिन अगर आप लोगे तो सरकार कहती है कुछ छूट आपको नहीं देंगे। वो क्या है? हम आपको 10AA का डिडक्शन नहीं देंगे। क्या मैं अभी बताऊंगा आपको? अगर अभी बता दूंगा तो पूरा इनकम टैक्स आज ही की क्लास में खत्म हो जाएगा। ये सब समय समय पे आप पढ़ेंगे। 10AA में एक्सपोर्टर्स को बेनिफिट मिलता है, ठीक है, कुछ बेनिफिट है, एक्सपोर्टर्स की इनकम रिड्यूस कर दी जाती है। एडिशनल डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32(1)(2)(a) एडिशनल डेप्रिसिएशन होता है, जो नॉर्मल डेप्रिसिएशन होता है ना, उसके अलावा कुछ एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलता है। अब भाई डेप्रिसिएशन घटाओगे तो इनकम कम होगी, एडिशनल आपको नहीं देंगे। गवर्नमेंट कह रही है हम आपको 32AD का डिडक्शन नहीं देंगे, 33AB का नहीं देंगे, 33ABA नहीं देंगे, 35 नहीं देंगे, 35AD नहीं देंगे, 35CCC नहीं देंगे, 35CCD नहीं देंगे। मत दो, कुछ मत दो। सरकार 3% की छूट क्या दे रही है? जान निकाल दे रही है, बात यही है, ठीक है। और डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A पार्ट C नहीं देंगे। जो चैप्टर 6A में डिडक्शन होता है ना, विच रेंजेस फ्रॉम 80C टू 80U, ठीक है, उसमें से वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। बेसिकली 80C से लेके 80U 3 पार्ट में डिवाइडेड है। जो पार्ट C है वो आखिरी पार्ट है, वो शुरू होता है 80HS से, 80HS से लेके 80RRB तक। कह रहा है ये भी पूरा नहीं देंगे, 80HS से लेके 80RRB तक नहीं देंगे। बेसिकली इसके बीच में सेक्शन आता है 80IA, 80IB, ठीक है, IAC, ये सब आता है जिसमें बहुत छूट मिलती है नई नवेली कंपनियों को, ठीक है, वो सब भी नहीं देंगे। सिर्फ 80JJAA दे देंगे, कह रहा है। इनके बीच का एक सेक्शन है 80JJAA, ये दे देंगे। ये मोदी जी का पसंदीदा सेक्शन है।
जब से बीजेपी की सरकार आई है 2014 से लेके अभी तक लगातार ये सेक्शन अमेंड होते जा रहा है। ये है क्या सेक्शन, मैं आपको बताऊं, ये इंप्लॉयमेंट जनरेशन सेक्शन है, ऐसे समझ लीजिए। गवर्नमेंट उन बिजनेसमैन को फायदा दे रही है जो नौकरी पैदा कर रहे हैं। अब आपको तो पता ही है देश में बेरोजगारी है, ठीक है, तो शायद बेरोजगारी से मीट करने के लिए सरकार क्या करती है, जो भी बिजनेसमैन रोजगार पैदा कर रहे हैं, नए लोगों को काम दे रहे हैं, उनको छूट देती है यहां पे, ठीक है। ये सेक्शन का बेनिफिट सरकार कह रही है हम दे देंगे, इसके अलावा कोई भी पार्ट सी का बेनिफिट नहीं देंगे चैप्टर 6A का, विच रेंजेस फ्रॉम सेक्शन 80 HS टू 80 RRB। क्या आपको ये सेक्शन अभी जानना है? नहीं बच्चों, ये सब हम लोग समय समय पे पढ़ लेंगे। अभी बस इतना समझ लो, बड़े सारे डिडक्शन जो मिलने चाहिए थे नहीं दे रही सरकार। अब लेकिन सोचो, मैं एक ऐसी कंपनी हूं जिसको कुछ मिलता ही नहीं है, ये सब मिलता ही नहीं है, तो उनको 22% में चल जाना चाहिए कि नहीं? चल जाना चाहिए, ठीक है। और देखो, without any set off of loss of any earlier assessment year if such loss is attributable to deduction in point number 1। क्या कह रहा है? आपको एक बात पता है कि नहीं, कि अगर मान लीजिए लास्ट ईयर मेरा माइनस प्रॉफिट था, -5 लाख, और करंट ईयर में मेरा प्रॉफिट है कंपनी का 8 लाख रुपया, तो क्या मुझे 8 लाख पे टैक्स देना होता है? नहीं, पिछले साल का 5 लाख रुपए का घाटा यहां से एडजस्ट हो जाएगा, इसे कहते हैं सेट ऑफ, एडजस्ट हो जाएगा और मुझे 3 लाख पे टैक्स देना होगा, ठीक है। कंपनी पे भी फ्लैट टैक्स लगता है, ये जो रेट है ना, ये फ्लैट है, जितनी इनकम है पूरे पे टैक्स, चाहे 25 चाहे 22, जो भी आपका टैक्स है वो फ्लैट रेट है, राइट। अब बात यहां पे ये आती है कि ये पुराना लॉस जो है वो मुझे घटाने दिया जाता है। कह रहा है अगर पुराने सालों का कोई भी लॉस है जो किसकी वजह से है, ये पॉइंट नंबर 1 में जो छूट मिलती है ना, ये घटा घटा के आप लॉस ले आए थे पिछले साल, तो कह रहा है वो लॉस भी इस साल घटाने नहीं देंगे। वो कहना ये चाहता है कि पिछले साल ये जो 5 लाख का लॉस आया था, वो पता है क्यों आया था? इसकी वजह से। ये पॉइंट नंबर 1 में जो डिडक्शन मिलता है ना, ये घटा लो, एडिशनल डेप्रिसिएशन घटा लो, 10AA घटा लो, 33AB घटा लो, ABA घटा लो, कह रहे इसकी वजह से अगर आपको घाटा आया था तो हम घटाने नहीं देंगे इस साल, ये नहीं घटाने देगा। मतलब बाकी अगर बिना ये सब सेक्शन के घाटा आ गया था तब तो अच्छी बात है, घटाने देंगे, नहीं तो घटाने भी नहीं देंगे। मतलब अब तो ये सब डिडक्शन मिलेगा नहीं, पुराने साल का कोई घाटा है जो इन सेक्शंस की वजह से था तो भी नहीं देंगे, ठीक है। ये उनके लिए बात कर रहा है जो लोग 22% में आना चाहते हैं, उनको चेतावनी दे रहा है, ध्यान दो, ये सब तब बंद हो जाएगा, नहीं तो चुपचाप 25 देते रहो, चुपचाप 25% टैक्स देते रहो। और अगर 25 से 22% पे टैक्स देना है तो क्या करना होगा? पहले तो ये सारा बेनिफिट छोड़ दो, अब नहीं मिलेगा। पुराने सालों में बेनिफिट लेके घाटा दिखा दिए थे, ठीक है, तो वो सारा घाटा तुमको एडजस्ट करने नहीं देंगे। और जो ये लाइन है, इसकी वजह से तो मैं कहता हूं तौबा तौबा, मुझे चाहिए ही नहीं 22%, ले लो 25% टैक्स। यू नो आस्क मी सर, एक बात बताइए, स्टडी एट होम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, 22% के रेट से आप टैक्स दे रहे हो 25%, मुझसे पूछ लो ना, मुझसे पूछ लो, मैं कहूंगा मैं 25% देता हूं सरकार को, नहीं देना 22%। अरे 3% की छूट लेके सरकार जान निकाल दे रही है। आइए आखिरी लाइन पढ़िए, द ऑप्शन वंस एक्सरसाइज शैल अप्लाई टू ऑल सब्सिक्वेंट ईयर। यही तो सबसे खतरनाक लाइन है। कहता है एक बार तुमने 22% का ऑप्शन लिया तो जन्म जन्मांतर के लिए तुमको 22% पे टैक्स देना पड़ेगा, फिर वापस 25 नहीं बोल सकते। इसका मतलब यह हो गया कि अगर मैं 22% के रेट से टैक्स दूंगा तो जीवन में कभी बेनिफिट नहीं लूंगा। अरे आगे चल के सरकार को ज्यादा बेनिफिट दे दे तो पता चला हम 3% बचाने के चक्कर में सरकार का फ्यूचर में कोई भी बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। तो भैया नहीं चाहिए ऐसा 3% का छूट, हमसे 3% तुम ज्यादा लो। कम से कम जितना कुछ तुम लोग बताओगे, अनाउंसमेंट करोगे, सरकार की जो भी बेनिफिट आती है उसके हकदार तो हम बनेंगे ना। सारे बेनिफिट से हमको वंचित करके 3% की छूट नहीं चाहिए। तो बिलीव मी, आई माई सेल्फ इज पेइंग 25% एंड आई गारंटी यू हिंदुस्तान की ज्यादा से ज्यादा कंपनियां क्या रेट पे टैक्स देंगी? 25%। नहीं चाहिए उनको 22%। लेकिन आपको याद करना पड़ेगा एग्जाम में देने के लिए। एग्जाम में आपसे पूछेगा कि बताइए ये कंपनी ये सारे बेनिफिट नहीं लेती है, टैक्स रेट क्या है इसका? 22%। अब 22% से कैलकुलेट कीजिएगा, आपके लिए जरूरी है, ठीक है। प्रैक्टिकली लोग 25 दे देंगे, 3% है ना, बहुत अंतर नहीं है। अच्छा हाँ, जो लोग को 30% देना पड़ रहा है, जो लोग को 30% देना पड़ रहा है, वो लोग जरूर सोचेंगे। वो लोग सोचेंगे ये फायदा लिया जाए कि ना लिया जाए, ठीक है। क्योंकि फायदा लेंगे तो 30% और फायदा ना लेंगे तो 22%, तो उनको 8% का फायदा है।
बड़ी कंपनियों को फायदा है 8% का, लेकिन मेरी जैसी छोटी कंपनियों को, 400 करोड़ से नीचे वाली कंपनियों को बहुत ज्यादा फायदा सरकार नहीं दे रही है। 3% का डिफरेंस है, और 3% बहुत मायने नहीं रखता। जहां पे मैं 25%, 22% दे सकता हूं, तो 25 भी दे सकता हूं। क्लियर हो गई बात सबको? तो ये कंपनियां देखेंगी, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां ना, इनको फायदे भी बहुत होते हैं ये सब सेक्शन में। मुझे कम उम्मीद है कि वो सारी कंपनियां भी 22% ऑप्ट करेंगी। हालांकि वो 1-to-1 बेसिस पे वो लोग डिसाइड कर सकते हैं, वो अपना स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि उनको कितना फायदा मिलता है इन सेक्शन से। ठीक है, राइट। वी डैम केयर, मुझे बस याद करना है कि देयर आर सर्टेन बेनिफिट्स अंडर द इनकम टैक्स, देयर आर सर्टेन डिडक्शन अंडर द इनकम टैक्स व्हिच आर नॉट अलाउड। नंबर 2, all those losses which are attributable to those deductions shall not be allowed to be set off, and once the option is exercised, this is for all the subsequent year, you cannot come out of this option. ठीक है, ध्यान दीजिए, अगर 25% पे टैक्स दे रहे हैं ना, तो 4 साल बाद 22% तो ले ही सकते हैं, वो तो कर ही सकते हैं। 22 से 25 में नहीं जा सकते ना, 22 से 30 में नहीं जा सकते ना, 25 से 22 में आ सकते हैं ना, 30 से 22 में तो आ ही सकते हैं। ये तो एक ऑप्शन है 22%, जब चाहे जब अवेल कर लेंगे। ठीक है, आइए अब ये देखिए 15%। सुना होगा आपने मेक इन इंडिया। मोदी जी जब से आए हैं तब से एक रट लगा रखी है, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, हिंदुस्तान में माल बनेगा। और सच बात है, जहां जिस देश में माल बनता है ना, वहीं पे रोजगार पैदा होता है, वही देश ग्रो करता है, डेवलप करता है, क्योंकि वो माल बना के देश में भी बेचेगा, विदेश में भी बेचेगा। अगर हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है, तो हम दूसरे देशों का माल खरीदेंगे, अपने यहां वो कंज्यूम करेंगे, और हमारे देश का पैसा दूसरे देश में जाएगा। अगर हम खुद बनाएंगे, मेक इन इंडिया का मतलब है हम बनाएंगे, अगर हम बनाएंगे तो हम अपने देश का पैसा बचाएंगे, दूसरी बात हम खुद विदेश में बेचेंगे और वहां से भी पैसा लाएंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को गवर्नमेंट फायदा दे रही है। नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, गवर्नमेंट कह रही है मेक इन इंडिया को बूस्ट करो और लोग आओ और माल बनाओ। क्या कह रही है गवर्नमेंट? जो भी कंपनियां सेटअप होंगी, रजिस्टर होंगी ऑन और आफ्टर 1/10/2019, 1 अक्टूबर 2019 के बाद वाली कंपनियों के लिए है, पुरानी कंपनियों के लिए नहीं। ये एक नई कंपनी के लिए फायदा है कि अगर आप एक नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो तो आपको सिर्फ 15% का टैक्स देना है। ये बहुत कम हो गया। या सोचिए, इंडिविजुअल भी 30-30% का टैक्स देता है 10 लाख के बाद, तो बहुत बड़ा फायदा है ये। ठीक है, ये नई डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को मिलेगा सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग, ये बात याद रखिएगा। जब बताइए, क्या मेरी नई कोचिंग खुले उस पर मुझे 15% टैक्स रेट मिल जाएगा? नहीं, क्योंकि मैं सर्विस प्रोवाइडर हूं, माल बना नहीं रहा हूं। जो लोग माल बनाते हैं, ठीक है, कुछ बनाइए, सरकार का कहना है। ठीक है, 1/10/2019 के बाद ऐसी कंपनी को सिर्फ सेटअप और रजिस्टर नहीं करना है, जल्दी जल्दी प्रोडक्शन भी शुरू करना है। उनकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जानी चाहिए 31 मार्च 2023 तक। सरकार का कहना है 4 साल में प्रोडक्शन भी शुरू कर देना। ठीक है, फिर क्या कहता है? नॉट फॉर्म बाय स्प्लिट अप और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिजनेस ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस। देखिए, अगर हम एक पुरानी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो हम क्या रेट से टैक्स दे रहे होंगे? तो हम दे रहे होंगे वही 25% या 30%, डिपेंडिंग ऑन माई टर्नओवर। तो एक बात बताइए, जैसे ही सरकार बोल रही है 1 अक्टूबर के बाद, देखो सरकार बोल रही है 1 अक्टूबर के बाद जो भी कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग करेंगी, हम उनसे कितना टैक्स लेंगे? मात्र 15%। अब मान लो हम एक पुरानी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और हम 30% के रेट से टैक्स दे रहे हैं, तो हम क्या सोचेंगे? पुरानी कंपनी बंद करो, एक नई कंपनी खोल देते हैं। अब तो 15% टैक्स लग रहा है, करेंगे कि नहीं ऐसा? बोलो जरा। हम एक पुरानी कंपनी चला रहे हैं, हम तो 30% टैक्स दे रहे हैं, सरकार के लिए नई कंपनी लगाओ 1 अक्टूबर 2019 के बाद हम तुमसे 15% टैक्स लेंगे। भैया मजाक नहीं होता है, 15% टैक्स बहुत अंतर रखता है। ठीक है, अगर मेरी साल भर की इनकम 1 करोड़ रुपए भी है, मान लो बस 1 करोड़ रुपए भी है, तो भी 15 लाख रुपए टैक्स दे रहे थे, 30 लाख रुपए टैक्स दे रहे थे, वो 15 लाख होगा, 15 लाख रुपए की बचत हो जाएगी। हम तुरंत पुरानी कंपनी बंद करेंगे और नई कंपनी खोलेंगे। करेंगे कि नहीं ऐसा? सरकार कह रही है ऐसे लोगों को हम देंगे ही नहीं बेनिफिट। नॉट फॉर्म बाय स्प्लिट अप और रिकंस्ट्रक्शन, नॉट फॉर्म बाय स्प्लिट अप और रिकंस्ट्रक्शन, ये जो मैंने एग्जांपल लिया वो रिकंस्ट्रक्शन का था, कि अगर आप रिकंस्ट्रक्शन करोगे, रिकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है धंधा बंद करके नया चालू करना, रिकंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्ट करना बिजनेस को। तो ये सब अलाउड नहीं है, हम आपको फायदा नहीं देंगे। स्प्लिट अप भी नहीं होना चाहिए। अब देखिए, गवर्नमेंट जैसी बोलती है ना रिकंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है, तो हम एक चोरी करते हैं। ओके, चोरी ये कैसी है? चोरी है, मैं समझाता हूं आपको चोरी क्या है। मेरी एक कंपनी है 30 years old,
30 years old। इसका टर्नओवर है 500 करोड़ रुपए। ठीक है, हम क्या रेट से टैक्स देते हैं? 30%। ठीक है, हम लोग माल बनाते हैं जो 500 करोड़ रुपए का बेचते हैं साल भर में। हमने कहा कि अगर इस कंपनी को बंद करके नई कंपनी खोलेंगे तो सरकार तो बैंड बजाई देगी तो है नहीं फायदा, हमको कोई फायदा नहीं है, इस कंपनी को बंद तो ना किया जाए। हमने धीरे से चालाकी की जो बेसिकली टैक्स की चोरी कहेंगे। ध्यान से सुनिए क्या किया। हमने कहा ये कंपनी चलती रहेगी, एक नई कंपनी और बना ली है, एक नई कंपनी, न्यू कंपनी। ठीक है, 1/10/2019 के बाद एक नई कंपनी बना दी है। थोड़ा सा मशीन यहां से उठा के यहां ले आए, कुछ मशीनों को यहां ले आए और माल यहां भी बनाना शुरू कर दिया। इस कंपनी में भी माल बनाना शुरू कर दिया और यहां से अपना टर्नओवर कर लिए हम बेसिकली समझ लीजिए 400 करोड़ रुपए का, और यहां पे बच गया टर्नओवर अब सिर्फ 100 करोड़ का। मतलब ज्यादा माल नई वाली कंपनी में बनाने लग गए, पुरानी कंपनी को खोले रखे, क्योंकि सरकार को पता चल गया हम बंद करके खोले ना तो सरकार तुरंत कहेगी नहीं फायदा नहीं मिलेगा, जाओ। तो हमने कहा कंपनी खोले रखते हैं, एक नई कंपनी धीरे से और खोल देते हैं और मशीन धीरे से वहां से पुरानी कंपनी से उठा के ले आते हैं यहां पे माल बनाना शुरू कर देंगे। ठीक है, और यहां पे अब इस पे टैक्स लगेगा 15 और थोड़ा बहुत माल वहां भी बना देंगे। ये मकसद है, थोड़ा बहुत माल पुरानी कंपनी में भी बना देंगे और वहां पे ज्यादा दे देंगे, 30% दे देंगे। चालाकी समझ में आएगी नहीं मेरी? चालाकी समझ में आई ना कि हमने वही माल जो पुरानी कंपनी में बना रहे थे धीरे से नई कंपनी में बनाना शुरू कर दिया। पुरानी कंपनी में थोड़ा बहुत बना रहे हैं सरकार को दिखाने के लिए, देखो चल रही है कंपनी, चल रही है। सरकार कह रही है तुमने स्प्लिट किया है, तुमने तोड़ा है कंपनी को। 500 करोड़ की कंपनी को तुमने दो कंपनी बना दी, एक 400 करोड़ की, एक 100 करोड़ की। ये इसको कहा जाता है स्प्लिट अप। सरकार कह रही है स्प्लिट अप करोगे, जाओ फायदा नहीं देंगे, दोनों पे 30% दो। बात समझ में आई? यानी सरकार का कहना है एकदम ऑल टुगेदर एक नया कंपनी खड़ा होना चाहिए। ठीक है, जो लोग कर रहे हो तुम लोग करते रहो, तुम लोग 30% दोगे, तुमको क्यों फायदा देंगे? जो लोग आज खड़े होंगे कि हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उनको सरकार कह रही है 15% का टैक्स लेंगे। डज नॉट यूज एनी प्लांट एंड मशीनरी प्रीवियसली यूज फॉर एनी पर्पस। कह रही है आपकी कंपनी में, नई वाली कंपनी में कोई पुरानी प्लांट एंड मशीनरी नहीं होनी चाहिए। पता है सरकार क्यों ऐसा बोलती है? क्योंकि सरकार को डाउट होता है कि आपकी कंपनी में एक नई कंपनी खुली, पुरानी मशीन कहां से आ गई। सरकार कहती है पुरानी मशीन आ रही है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं कोई कंपनी बंद हुई है, तभी तो पुरानी मशीन आई है। तो सरकार कह रही है कुछ गड़बड़ है, झोल है यहां पे। नई कंपनी में पुरानी मशीन आने का मतलब है कहीं बंद हुई है हिंदुस्तान में किसी कोने में, हम लोग को पता नहीं चल रहा है लेकिन झोल है कहीं ना कहीं। सरकार के लिए जाओ, तुमने पुरानी मशीन लगाई, तुमको फायदा नहीं। क्योंकि सरकार को मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी है, समझो ना बात को। जो कंपनियां माल बना रही है वो तो बना ही रही हैं, देश को और ऊपर ले जाना है ना, तो नए प्रोडक्शन चाहिए, नई मैन्युफैक्चरिंग चाहिए, इसलिए सरकार ये सब बोल रही है। डज नॉट यूज एनी बिल्डिंग प्रीवियसली यूज्ड एज होटल और कन्वेंशन सेंटर। अच्छा, होटल को बंद करके कन्वेंशन सेंटर मतलब जहां पे कॉन्फ्रेंसेस, मीटिंग्स होती हैं, सेमिनार्स होते हैं, बेसिकली ऑडिटोरियम कह लीजिए। कह रहा होटल और ऑडिटोरियम को बंद करके वहां पे फैक्ट्री लगाओगे तो फायदा नहीं देंगे। बेसिकली गवर्नमेंट चाहती नहीं है कि हमारे देश में होटल बंद हो। कभी देखा है अमिताभ बच्चन का वो एड जिसमें अमिताभ बच्चन जी बोलते हैं कभी आइए ना गुजरात में? देखा है कि नहीं? पता है वो क्या है? टूरिज्म प्रमोट हो रहा है। और मैं आपको बता दूं वो अमिताभ बच्चन ने जो एड किया था ना, वो जब मोदी जी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तभी अमिताभ बच्चन को उन्होंने रिक्वेस्ट किया था, उनकी रिक्वेस्ट पे वो एड बनाया था और अमिताभ बच्चन ने इस एड का 1 रुपया भी नहीं लिया था गुजरात गवर्नमेंट से। तो मोदी जी हमेशा से टूरिज्म को प्रमोट करते आए हैं। उन्होंने गुजरात के जब चीफ मिनिस्टर थे तब अमिताभ बच्चन से ऐड कराया था और आज पूरे देश का टूरिज्म प्रमोट कर रहे हैं। और आपको एक बात मैं बता दूं, ये हम हिंदुस्तानी ही हैं जो कहते हैं घूमने के लिए स्विट्जरलैंड जाएंगे, ठीक है, घूमने के लिए दुबई जाएंगे। पूरी दुनिया सबसे ज्यादा घूमने पता है कहां आती है? इंडिया में, राइट? तो मैं आपको बताऊं, टूरिज्म से ह्यूज रेवेन्यू भी है हमारी गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट चाहती है टूरिज्म और ज्यादा प्रमोट हो, और ज्यादा इंकरेज हो। जितना लोग बाहर से घूमने आएंगे हमारे देश में पैसे खर्च करेंगे और हमारे देश की इकोनॉमी क्या होगी? ग्रो करेगी। भाई लोग बाहर से आएंगे, हमारे देश में पैसे खर्च करेंगे तो हमारा देश ग्रो करेगा कि नहीं? करेगा।
तो सरकार का यही ऑब्जेक्टिव है। तो सरकार चाहती नहीं है, होटल बंद होने लग जाएंगे ना अगर, तो टूरिज्म खत्म हो जाएगा। उसी देश में टूरिज्म चलता है जहां अच्छे होटल्स होते हैं। तो होटल बहुत जरूरी है टूरिज्म के लिए, इसलिए सरकार कह रही है होटल बंद करके और ये जो कन्वेंशन सेंटर है इसको बंद करके अगर तुमने क्या किया, फैक्ट्री लगाई, तो हम तुमको फायदा नहीं देंगे। अब कन्वेंशन सेंटर का क्या फायदा है, अब आप पूछोगे। पता है अभी कुछ साल पहले जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ था वो हमारे देश में हुआ था। कॉमनवेल्थ गेम क्यों हुआ था हमारे देश में? इसलिए हुआ था क्योंकि हमारे देश में इतने सारे ऑडिटोरियम थे, इतने होटल थे कि लोग बाहर से आए, पूरी दुनिया से लोग आए और यहां पे सारे प्लेयर्स रह पाए होटल में, वो अपनी मीटिंग कर पाए, मीटिंग के लिए ऑडिटोरियम वगैरह चाहिए होती है, वो सब कर पाए। अगर हमारे देश में होटल ऑडिटोरियम नहीं होता ना तो हमारे देश में कॉमनवेल्थ गेम नहीं होता। जब बताइए कॉमनवेल्थ गेम करने से हमारे देश का नाम ऊंचा हुआ कि नहीं, और हमारे देश की इकोनॉमी पे भी असर आया कि नहीं? बिल्कुल आया, हमें बहुत फायदा हुआ। इतने सारे लोग जो बाहर से आए रहे, उन सब से हमारे देश ने काफी पैसा कमाया। तो ये जरूरी है, इसलिए गवर्नमेंट कह रही है। सर आगे, द कंपनी इज नॉट एंगेज्ड इन एनी बिजनेस अदर देन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन। कंपनी सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग करेगी। देखिए ये तो बदमाशी हम कर सकते थे। देखिए हम क्या करते, हम सोचते अच्छा मैन्युफैक्चरिंग पे 15% टैक्स लग रहा है और हम क्या टैक्स रेट दे रहे हैं, हम तो 25% दे रहे हैं। तो मेरे मन में, राज अग्रवाल के मन में क्या ख्याल आता, एक काम करते हैं, पढ़ाना तो कोचिंग ही है, धंधा तो पढ़ाने का ही करना है, ठीक है, बिजनेस तो यही रहेगा, पढ़ाएंगे, पैसा इसी से आएगा। एक काम करते, छोटा मोटा कोई चीज भी बना लेते हैं अपनी कंपनी में, सिर्फ दिखावे के लिए सरकार को, देखो हम भी बना रहे हैं। क्या बनाएंगे? कोई ढक्कन फक्कन बना देंगे, कुछ बना देंगे, ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे उसमें, थोड़ा बहुत 10-20 लाख रुपए का साल भर में कोई चीज बना देंगे, सिर्फ सरकार को दिखाने के लिए कि हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और टैक्स क्या रेट से देंगे? 15%। सरकार कह रही है लल्लू ना बनाना, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है 100% मैन्युफैक्चरिंग करनी है आपको, कोई और धंधा करने नहीं देंगे, उसी के लिए फायदा है। यानी मेरे जैसा आदमी अब बेवकूफ सरकार को नहीं बना पाएगा। फिर उसके बाद फिर कह रही है ये जो सारे फायदे होते हैं वही जो यहां पे गिनाया था सरकार ने 22% वाले में, कह रहा वो सब भी नहीं देंगे। देखो टैक्स बहुत कम है। देखो ये तो हम जेन्युइन, इस पे सरकार को हम नहीं गलत ठहराते। हम 22% में सरकार को गलत ठहरा सकते हैं, लेकिन 15 में नहीं ठहराते। हम कहते हैं यहां ठीक है भाई, फायदा भी भरपूर है, 25 की जगह 15, 30 की जगह 15 तो मायने रखता है, ठीक है। तो सरकार अगर कहे कि हम फायदा नहीं देंगे तो समझ में भी आता है। सरकार कह रही है मैं फायदा नहीं दूंगी। टोटल इनकम ऑफ द कंपनी हैज बीन कंप्यूटेड विदाउट एनी डिडक्शन, 10AA, एडिशनल डेप्रिसिएशन मत लो, ये डिडक्शन मत लो, ये मत लो, ये मत लो, ये मत लो, कुछ मत लो, कुछ मत लो, सेम जो पहले था। और तो और पुराने साल में अगर इन डिडक्शन की वजह से कोई घाटा हुआ है तो वो घाटा भी घटाने नहीं देंगे। आखिरी बात, एक बार 15% ले लिए तो जीवन पर्यंत 15% से टैक्स दोगे। इसका मतलब होता है कभी भी मुंह खोल के अब ये बेनिफिट मत मांगना, सरकार ये कभी नहीं देगी अब तुमको। एक बार 15% में आए तो जीवन भर 15% दोगे। अब 15% देने का मतलब क्या है? कभी कोई फायदा नहीं लोगे, ये सब नहीं लोगे। तो ठीक है, अब कंपनियां सोच सकती हैं, देखिए 15% का टैक्स रेट भी बहुत कम है, तो ठीक है हमको कोई फायदा नहीं मिल रहा है तो फ्लैट 15% देने में कोई हर्ज भी नहीं है, दिया जा सकता है। तो लेट द कंपनी डिसाइड व्हाट इज गोइंग टू डू, राइट। एंड नाउ लास्टली द टैक्स ऑन फॉरेन कंपनी इज फ्लैट रेट ऑफ 40%। 40% का टैक्स रेट है फॉरेन कंपनीज पे, फ्लैट 40 सीधे। तो आप कहोगे सर ज्यादा है, तो हम कहेंगे विदेशी कंपनियां है ना, अब इनसे तो टैक्स लेगी सरकार हमारी, वो निचोड़ के लेगी। यहां पे क्या डोमेस्टिक कंपनी में भी फॉरेन कंपनी आती है? हाँ आती है, लेकिन ये वो कंपनियां हैं जो बेचारी कितनी प्यारी कंपनियां हैं। जरा सोचो, ये विदेशी कंपनियां सारा का सारा डिविडेंड इंडिया में देती हैं, अरे सब प्रॉफिट ऑफिट सब यहीं पे बांट दे रही हैं, कुछ तो ले जा नहीं रही है अपने देश, ठीक है। ऐसी कंपनियों को तो सरकार कह रही है कि ये तो मेरी ही है कंपनी, पूरा प्यार हमारे देश में दिखा रही है, तो ऐसी कंपनियों से तो कम रेट लेंगे ही, ठीक है। तो बाकी फॉरेन कंपनी पे 40% का टैक्स रेट है। तो ये टैक्स रेट हम लोग ने सारा पढ़ लिया है। इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, ईओपी, बीओआई पे स्लैब वाला चल रहा था। फर्म एलएलपी पे टैक्स रेट क्या था? फ्लैट 30%। कंपनी पे 25, 22, 15, 30 चार रेट, और फॉरेन कंपनी पे 40%, राइट। इस टैक्स रेट के अलावा आपको अभी और भी चीजें पढ़नी है। सरचार्ज होता है, देन रिबेट होता है, सेस होता है, इन सब से मिला के पूरा टैक्स बनता है, राइट। तो ये सब हम देखेंगे आपके साथ अगली क्लास में। आज की क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं।